प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो श्रृंखला है इंडिया ब्रीफिंग्स, इसके तहत हम भारत से संबंधित मुद्दों को सरल भाषा में और आम आदमी तक, उस व्यक्ति की जिसकी रुचि है देश में विदेश में भारत के मुद्दों में, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत आज एक भारतीय क्यों सारी दुनिया, ये जो कोरोना का संकट है, एक बड़ी मुश्किल की घड़ी से गुजर रहा है और इससे संबंधित हम बात करेंगे। और खासतौर से जो आपकी विशेषज्ञता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, उसकी चर्चा करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए आपके विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। भारत में जो पिछले कुछ वर्षों में या दशकों में जो नए विश्वविद्यालय विकसित हुए हैं, उनमें आपका विश्वविद्यालय अग्रणी है। क्या कहेंगे, क्या आप अपनी अब तक की विकास यात्रा से संतुष्ट हैं? जी, हमारे विश्वविद्यालय में हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग यूं कह सकते हैं कि 2007 से हमने अपना एकेडमिक प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे। इनिशियली वी स्टार्टेड विद एमबीए और उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे प्रोग्राम्स ऐड होते गए। तो एज ऑन डेट हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग से लेके मैनेजमेंट और जो मोस्ट मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी आदि, उसके साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडीज और सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और बेसिक साइंसेज, सभी तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो एक तरह से वी कैन से कि वी आर ए वर्सेटाइल यूनिवर्सिटी एंड इन द पास्ट 10 years we have acquired a fair deal of respect from the student community, parents, etc. और विशेष करके पिछले वर्ष से हमने कुछ ऐसे नए प्रोग्राम शुरू किए। वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री to start BTech in artificial intelligence along with the IIT Hyderabad. We have also started first program MTech in railway signaling and RAMs. और इसके साथ साथ हम molecular medicine में genomics and genome engineering. So now we are trying to add up emerging programs into our curricula. जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ठीक है, साइंस का जमाना है आज के जमाने में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। कोई भी समाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण चीज आपकी बात से निकलती है वो ये है कि सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज पे काफी जोर है। और मेरा ये मानना रहा है कि साइंस कितनी ही आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक कोई समाज अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको आगे नहीं बढ़ाता, तब तक वो सारी प्रगति बेमानी है। तो इस दिशा में खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट स्टडीज में आप किस तरह का काम कर रहे हैं? बुद्धिस्ट स्टडीज में हम लगभग ये कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक पीएचडी अगर साल भर में जो सबमिट होती है वो बुद्धिस्ट स्टडीज में होती है। और करीब 150 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी हैं, जिनमें ज्यादातर मॉन्क्स एंड नन्स हैं। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन 10 ही कंट्रीज में हमारे बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोग्राम्स की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और इसके साथ ही साथ हम मतलब जो है एक बात पर जो और काम करना चाहते हैं कि इंडिया का जो आपने हेरिटेज की बात की, इट इज ए कॉमन हेरिटेज ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज हम देखें, चाहे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जो विजडम भरी पड़ी है, मतलब मैं आपसे ये कहूं कि शायद आप भी मेरी बात पे कितना विश्वास करेंगे कि मॉडर्न डेज में किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है तो हम पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर इज नथिंग बट ए सिल्वर आयन बैटरी, और उसे एक इलेक्ट्रोड हार्ट के इंटीरियर पोर्शन में हम पेरिकार्डियम में इंसर्ट कर देते हैं और इतनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं कि वह हार्ट बीट जो 40 रह गई है वापस रेस्टोर हो जाती है 70 तक। अब हम देखते हैं हमारे यजुर्वेद में बड़ा स्पष्ट मंत्र है, अग्निघुंग हृदय नाशनी घुंग हृदय अग्नि पशुपति कृष्ण, जिसका अर्थ यह है कि मैं हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करूं। इसके साथ ही हम देखें तो आज इंडोनेशिया से लेके और यूरोप तक हम देखें कि इंडियन सिविलाइजेशन के इतने ट्रेसेस दिखाई देते हैं कि मैं यहाँ पर जो ग्रेटर इंडिया जिसको हम कह सकते हैं और उसका जो अपना हेरिटेज है उसके ऊपर भी वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। खासतौर से जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन वियतनाम तक जो भारतीय हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए वहां पर मंदिर हैं, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान मिलते हैं।
तो उन देशों को खासतौर से आजादी के बाद हम लोगों ने काफी अनदेखा किया था। कोल्ड वॉर में वो सब अमेरिका और रूस के खेमे में बट गए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भारत किस तरह से देख रहा है? क्या वो जो भरपाई, जो हमारा नुकसान हुआ था उनसे अलगाव का, क्या वो भरपाई की जा सकी है पिछले कुछ वर्षों में? नहीं, हमारा आसियान के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। हम लोगों का आसियान के साथ इन दिनों कई इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी हमारा कोलैबोरेशंस काफी अच्छे हैं। तो और एक दृष्टि से हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कई इंटरनेशनल फोरम्स में भी आसियान कंट्रीज के साथ हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी रही है। मैं तो आपको वो रिमाइंड करता हूँ, जिस समय 2001 के दोहा के WTO के कॉन्फ्रेंस में इंडिया वाज अलोन टू अपोज द सिंगापुर इश्यूज, और उसके बाद में इंडिया ने जो नेटवर्किंग की G16 बना, उस G16 की चेयरपर्सन मलेशिया की उस समय की कॉमर्स मिनिस्टर मैडम अजीज थी, और ऑलमोस्ट वी कुड मस्टर 69 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, or 69 countries have said that we do not want negotiations on Singapore issues, and hence there is no explicit consensus and no negotiation should commence upon these 4 Singapore issues. तो हमने जब कभी भी इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी की है, we have got very good response. आज दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है? मानवता के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 महीने तक सारी दुनिया बंद हो जाए, बड़े बड़े महानगर सूने हो जाएं, फैक्ट्री और जो उद्योग और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएं, बाजार, एयरलाइंस सब बंद हो जाए। सो ऐसा संकट, ऐसा गंभीर आर्थिक संकट पहले शायद इस दुनिया के सामने कभी नहीं आया। महायुद्ध में भी इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यवधान नहीं हुआ था जितना कि अब हो रहा है। कितनी गंभीर आर्थिक समस्या है आज दुनिया के सामने इस कोरोना संकट के कारण? हम देखते हैं लगभग जो वर्ल्ड का $90 ट्रिलियन का जो GDP है, और हम उसमें देखें लगभग $400 बिलियन का पर डे कंट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट उसमें से इट हैज मोर देन हाफ, लगभग 250 to 300 बिलियन डॉलर्स का पर डे लॉस हो रहा है। इंडिया के रेफरेंस में भी देखें तो हमारा पर डे GDP कंट्रीब्यूशन $8 बिलियन का है, करीब 60,000-65,000 करोड़ रुपए। तो उसमें से लगभग 15,000 करोड़ का GDP हमारा फूड प्रोडक्ट्स और इस सब में आ रहा है। बाकी अदरवाइज वी आर हैवीली लूजिंग, और इस सब का नुकसान ये हुआ है कि जॉब लॉसेस आर देयर। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% पीपल आर आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फप्रेन्योर्स कह सकते हैं, या फिर हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में है। लोगों के लिए लिवलीहुड इज अ क्राइसिस। प्रोफेसर शर्मा, आगे चल करके हम भारत की बात करेंगे, लेकिन खास तौर से मैं जानना चाहूंगी विश्व की वो कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृश्य है उसको प्रभावित करेंगी? लगभग हम ये देखते हैं कि सारी जो मेजर इकोनॉमीज हैं, चाहे US को ले लें, यूरोपियन यूनियन की ले लें, तो सभी में देयर इज हैवी जॉब लॉसेस। और इवन हम देखें कि जापान को तो अपना 20% ऑफ द GDP का फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ा है। अमेरिका को भी लगभग 10% ऑफ द GDP फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ा है। अभी इंडिया ने फिस्कल स्टिमुलस बहुत कम दिया है, मॉनेटरी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हमने भी लगभग जो है इतना बड़ा स्टिमुलस दिया है। तो मुझे लगता है कि हर इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी इज सफरिंग। और ऑयल कंट्रीज दूसरा अपना इन दिनों मतलब जो है ऑयल की डिमांड डिक्लाइन होने से, तो इसलिए मुझे लगता है कि एवरी कंट्री इज इन प्रॉब्लम एक्सेप्ट चाइना। जी, मैं चाइना की बात करना चाहूंगा। चीन किस तरह से, क्योंकि उसके बारे में जानकारी बाहर बहुत कम आती है, एक विशेषज्ञ की नजर से आप चीन की अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या देखते हैं? अभी देखिए, चीन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आज चीन का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% कंट्रीब्यूशन है। और हम देखें, इंडिया का ही देखें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर सोलर पैनल्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना जिस तरह से इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का जो हब बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, तो एज ऑन डेट जो सारे कंट्रीज अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सप्लाई लाइंस पे चाइना पे डिपेंडेंट है, तो काफी कुछ अभी चाइना उतना अफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से दी होल वर्ल्ड इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में चाइनीज इकोनॉमी वुड डिक्लाइन लाइक एनीथिंग। और शायद यही वजह है कि चीन ने सभी अपने पड़ोसी देशों को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों भारत के साथ खासा तनाव रहा है, कुछ सैनिक हमारे भी मारे गए हैं, उनके भी मारे गए हैं।
क्या यही वजह है कि चीन अपनी आर्थिक मुश्किलों से ध्यान बटाने के लिए भारत पर सैनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, एक ये भी है कि हमने भी जो आज बॉर्डर रोड्स में जिस तरह से अपना काम शुरू किया है, तो चाइना उससे पैनिकी भी हुआ है। क्योंकि अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो जो साल में एक समय ऐसा था 400 से 450 बार जो एग्रेशन और घुसपैठ करता था, उस सब पर उसकी रोक लग जाएगी। मुझे लगता है कि हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से वो एकदम विचलित हुआ है और इसलिए उसने इस तरह का एग्रेशन दिखाया है। अदरवाइज उसकी ये नासमझी ही कही जाएगी कि जहां उसका ऑलमोस्ट इंडिया को आज से 2 साल पहले तक $90 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे, तो वो इतना बड़ा मार्केट को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन उसे लगा कि जो हमारा ऑलमोस्ट 4057 किलोमीटर लॉन्ग जो इंडो तिब्बतान बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर हमारी तैयारी से वह बौखला गया है। और इस बौखलाहट में, और वैसे 2 दिन से तो आ रहा है कि वह जो जिस जनरल को उसने ऑब्लाइज करना चाहा, वह एक तरह से मुझे लगता है कि उसका मिस एडवेंचर था। उसने इंडिया को गलत आंक लिया, डोकला में भी और यहाँ भी गलवान घाटी में भी उसने गलत आकलन कर लिया, तो इसलिए उसको मुंह की खानी पड़ी। भारत में एक विचार ये भी है कि चीनी माल का बहिष्कार किया जाए। क्या लगता है कि इस तरह के आइडिया से या इस तरह के आंदोलन से चीन पर की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर पड़े? क्या हम चीन को प्रभावित कर सकते हैं इस बायकॉट की कॉल से? नहीं, हमारी सरकार ने भी ये कहा है कि वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल एंड आवर लोकल प्रोडक्ट शुड बी ग्लोबल। यानी कि कहीं न कहीं हमें क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और उसमें चीन पे जो अपनी डिपेंडेंस है उसे कम करना है। और अभी गवर्नमेंट ने ऐसी सारी लिस्ट बनाने का भी एक ऑर्डर कर दिया है कि चाइना से ऐसे सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स कौन कौन से हो रहे हैं ताकि उन पर सरकार रोक लगा सके। तो एक सरकार के स्तर पर भी यह है। और जिस तरह से लोगों में यह है, तो अब जैसे जहां एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि लोग मोबाइल फोन एक बार चाइनीज पर न जाके कोरियन या ताइवानीज या कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, चाहे कंप्यूटर आज सबसे ज्यादा लिनोवो बिकता है देश में पर्सनल कंप्यूटर्स में, तो धीरे धीरे इसका एक ग्रेजुअल इम्पैक्ट होगा। तो विद इन 2 to 3 years हम मानते हैं कि चाइना का जो हमारे देश में मार्केट है वो लेस देन 50% रह जाएगा। प्रोफेसर शर्मा, आइए अब हम भारत खास करके एक मैं और क्लियर कर दूं कि चाइना ने एक्चुअली पिछले दिनों हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक एग्रेशन कर रखा था। तो अब गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में थोड़ा सा मुझे लगता है लिबरल रहेगी। और जब अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाना शुरू कर देंगे तो वी वुड बी एबल टू सेव आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, कितने संकट में है भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वैसे मैं ये भी मानता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्व में सबसे कम असर इस कारण हुआ कि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग और एग्रीकल्चर। और कृषि इस पूरे लॉकडाउन में प्रभावित नहीं हुआ है। किसान अपनी फसल बो रहा है, वो मार्केट में सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिक रहे हैं। तो एक तरह से ये पहले हम कहते थे कि हमारी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वी कुड नॉट रिलोकेट ऑन वेरियस अदर हायर रिम्यूनरेटिव एक्टिविटीज। लेकिन आज के समय में हमारे लिए ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग कही जा सकती है। और दूसरा, ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन द रूरल एरियाज। तो रूरल इकोनॉमी फिर भी उस सीमा तक प्रभावित नहीं हुई है। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारत में अगर देखें तो उसका प्रभाव मैक्रो इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा है। और जो अर्बन डेवलपर्स हैं या जिनका बहुत कुछ इस पर डिपेंडेंट, वो लोग तो काफी प्रभावित हुए हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उसके जीवन पर लीस्ट इम्पैक्ट है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जब हम समाचार माध्यमों को देखते हैं तो केवल शहरों की बात करते हैं और वो गांव को भूल जाते हैं। और इस तरह की एक तस्वीर पेंट की जा रही है कि सब कुछ आर्थिक रूप से अब तबाह होने वाला है, आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ये जरूर है कि हम देखें तो अर्बन इकोनॉमी में देयर आर रैम्पेंट जॉब लॉसेस, वेज कट्स और सैलरी कट्स भी हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि उन लोगों के जीवन पर काफी कुछ प्रभाव हुआ है। लेकिन ये सारा हम देखते हैं दैट इज 25% अवर अर्बन ड्वेलिंग पॉपुलेशन। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 70% पॉपुलेशन तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है और करीब 2.5-3 करोड़ लोगों का जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है,
तो लगभग ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक चौथाई, तो जो एक चौथाई भी हम देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, कई सारे कंट्रीज के लगभग जो अमेरिका की जनसंख्या के बराबर हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये इस पे हमारे इस पे इम्पैक्ट तो हुआ है, और सारी मैन्युफैक्चरिंग हैज कम टू हॉल्ट। और इसके साथ साथ हमें यह भी लगता है कि इस समय में हमारी बहुत सारी जो चाइना से आने वाली या जो सप्लाई लाइंस भी डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम चाइना, अबाउट 30% ऑफ ऑटोमोबाइल भारत स्टैंडर्ड 6 कंप्लायंट जो कंपोनेंट्स है वो वहां से आते हैं। तो नेचुरली इस समय में हमारी मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट। अर्थव्यवस्था के यदि क्षेत्रवार हम विचार करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बुरी तरह से प्रभावित होंगे? लगभग देखिए सारी एयरलाइंस दे हैव कम टू हॉल्ट, ऑल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें छोटे ऑटो रिक्शा से लेके और टैक्सी ड्राइवर से लेके सारे टूर ऑपरेटर्स, ये सारे अफेक्ट हुए हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उन सबकी अपनी लिविंग अफेक्ट हुई है। जैसे मैं हमारे यहाँ कोई भी एक बार्बर का सैलून लगा देता है और उसमें 4 लोग रोज जाते हैं, उनको पर डे पर कटिंग पैसा फिक्स होता है। अब वो उसको 2 महीने से काम नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बार्बर सैलून बंद है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग जो इस प्रकार का अपना स्वयं का काम करते हैं, तो उन सबका जीवन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि करीब करीब अधिकांश सेक्टर हमारे अफेक्ट हुए हैं। फिर भी जहां कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग अभी वापस रिवाइव हुई है, अनलॉक फेज 1 में हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर कम से कम प्रभावित हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वर्क फ्रॉम होम बड़े आसानी से हो सकता है। और इसके साथ ही जहां पर वर्क फ्रॉम होम जिन सेक्टर्स में संभव हुआ है वहां पर उन पर जो है कम से कम प्रभाव हुआ है। मैं जैसे ये भी कहूँ कि हमारी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, तो कम से कम ये हुआ है कि पिछले दिनों सबने ऑनलाइन टीचिंग करके और ऑनलाइन एग्जाम्स या तो कई जगह हो गए टर्मिनेटिंग बैच के, या ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाएंगे, तो कुछ सेक्टर्स ने अपना एज यूजुअल परफॉर्म भी किया। अब प्रश्न ये उठता है, 2 सवाल है कि इस संकट में पहली बात तो ये, क्या भारत की आम जनता, आम नागरिक इस संकट की गहराई को समझने की स्थिति में है और वो इस दिशा में क्या कर सकता है? सरकार की भूमिका की हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जाने कि हम जितनी गहरे आर्थिक संकट में हैं, क्या हम उस समस्या की गंभीरता को समझ रहे हैं आम आदमी के स्तर पर? लगभग आम आदमी को यह तो समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह के इन्फेक्शंस और डेथ्स वर्ल्ड वाइड हुए हैं, खास करके अमेरिका, यूरोप आदि में, तो उससे आम आदमी ने इस बात से तो रिकंसाइल कर लिया। इसलिए चाहे रिवर्स माइग्रेशन में आज 2.5-3 करोड़ लोग, और कई लोग पैदल गए हैं, जहां भी गए तो किसी ने कोई हिंसा की वारदात नहीं की, कहीं एक पत्थर फेंकने का भी काम नहीं किया। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस बात को तो माना है कि भाई ये एक प्राकृतिक विपदा है जिसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। एक बात तो ये उसके मन में स्पष्ट हो गई है। और दूसरी बात, उसने यह भी अपना, चूंकि भारत के लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत परिमित है और सरकार ने खास करके जो 1,70,000 करोड़ के पैकेज में जो राशन फ्री बांटने वाली बात, फूड पैकेट्स बांटने वाली बात, वो सारा, और देश में ऐसे सेवाभावी संगठनों ने भी बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों फूड पैकेट्स बांटने से लेके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किया है। तो इस पूरे लॉकडाउन में लोगों को अपना कम से कम दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहजता रही है, और इसीलिए लोगों में एक प्रकार से सेल्फ कंटेंटेड है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा संगठित विरोध इसका नहीं। सरकार ने जो कदम अब तक उठाए हैं इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए, क्या वो काफी हैं? मुझे इसमें 2 बातें लगती है। एक तो वर्तमान में जो सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं उनको रिलीफ देना एक होती है। दूसरा, हमने आर्थिक स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता की बात की है। उस आत्मनिर्भरता के लिए जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमको डेवलप करना होगा, जिस तरह की सेल्फ रिलायंस हमको लानी होगी, उसके लिए हमको आवश्यकता है। और तीसरी, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जो सनराइज सेक्टर्स और टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट, और देयर आल्सो वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां लोगों को रिलीफ देने की बात जो हुई है, उसमें तो पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर फ्री देने से लेके और राशन, गेहूं चावल आदि सारा राशन फ्री देने से लेके वो सारे काम तो हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह का फिस्कल स्टिमुलस चाहिए इन 3 कामों के लिए, वह अभी आना बाकी है। और खास करके जो अभी स्टिमुलस आया है, पैकेज आया है, उसमें जैसे करीब 8,04,000 करोड़ की तो आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, तो एक तरह से एक मॉनेटरी रेगुलेटर के रूप में ये उसकी ड्यूटी थी। तो लगभग ये है, या जैसे एमएसएमई को जो हमने कोलेटरल फ्री लोन की बात की है, जिसका 100 करोड़ से कम टर्नओवर है और 25 करोड़ से कम जिसकी बोरोइंग्स है उसको 20%, तो उन एक क्वालिफाइड, मतलब अगर हम देखें तो जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ सेक्टर्स को तो मिला है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि आज बैंकों को रिवर्स रेपो रेट पे उन्होंने आरबीआई के पास जो 8 लाख करोड़ रुपया जमा कराया, यानी कि क्रेडिट डिमांड नहीं है। इसलिए हमको फिस्कल स्टिमुलस देना होगा, जिससे कि फिस्कल स्टिमुलस से वो इन्वेस्टमेंट स्टेप अप हो और उसके बाद क्रेडिट डिमांड भी हो, और उसके बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग और कुछ जो ग्रीन फील्ड सेक्टर्स डेवलप होने चाहिए वो हों। इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको फिस्कल स्टिमुलस बजट से, इवन इफ वी हैव टू गो फॉर मॉनेटरी एक्सपेंशन, आज हमारी मनी सप्लाई जो है, हम देखें हमारी मनी सप्लाई है जीडीपी के रेशियो में 77% है, जापान की 180% है, अमेरिका की 114% है, चाइना की 124% है, कोरिया की देख लीजिए, मलेशिया की देख लीजिए। मुझे लगता है कि हमको एक फिस्कल स्टिमुलस देके, चाहे मनी सप्लाई M2 को हमको एक्सपांड करना पड़े, और हमें मतलब ये चारों सेक्टर्स की चिंता करनी चाहिए, जहां हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे 90% सोलर पैनल चाइना से आते हैं, तो देश में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना है तो उसके लिए फिजिकल सपोर्ट चाहिए। देश में आज 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल सिकनेस है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस है। इन सब के लिए मुझे लगता है कि हमको एक फिजिकल स्टिमुलस के साथ आना होगा। पिछले दिनों एक और विचार आया, खासतौर से जो नोबेल प्राइज जिन्होंने अर्थशास्त्र में जीता है, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि लोगों को सीधा कैश दिया, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ये वायबल विचार है? ऐसा है कि अभी एक समस्या ये अवश्य है कि व्हेन पीपल डू नॉट हैव द डिस्पोजेबल इनकम, तो मार्केट में परचेजिंग नहीं होती है, और परचेजिंग नहीं होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग को इम्पेटस नहीं मिलता है, तो जॉब सस्टेन करना वो सारा, लेकिन उससे वो इन्फ्लेशनरी हो जाता है। मुझे ये लगता है कि उसकी बजाय वी शुड हैव ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल से हमको वो सारे सेक्टर्स जहां हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और जहां हमको ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर हम वो पैसा उन सेक्टर्स के थ्रू अगर रूट करेंगे तो दैट वुड नॉट बी इन्फ्लेशनरी एंड अल्टीमेटली इट वुड रीच टू द हैंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन उसमें क्या होगा कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी लोगों के हाथ में, उससे ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, तो दैट वुड नॉट बी इन्फ्लेशनरी। एक बात और, क्या हमारा जो सिस्टम है, विशेष रूप से हमारी ब्यूरोक्रेसी, इस नए आर्थिक जो चुनौती है, जो नई आर्थिक चुनौती है, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलने के लिए तैयार? क्योंकि आमतौर पर शिकायतें ये आई जाती हैं कि आर्थिक सुधारों के 20-25 वर्ष बाद भी आज भी बहुत भारी जकड़न है सरकारी तंत्र की, और औद्योगिक स्वतंत्रता आज भारत में वैसी नहीं है जैसे कि और देशों में है। तो ये इतना बड़ा चैलेंज देश के सामने है, और सरकार इसमें कुछ कर रही है, लोगों से भी कुछ उम्मीदें की जा रही है, लेकिन जो बीच में एक तंत्र है जो सारी व्यवस्था को एक्शन में लाने की कोशिश करे, क्या वो तंत्र बदलने के लिए तैयार है? मैं थोड़ा उसके पहले, आपने एक जो बात कही कि आर्थिक सुधारों के बावजूद, एक्चुअली आर्थिक सुधार में हमारा नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूं कि पहले 40 साल तक हमने समाजवाद के नाम पे इंडियन एंटरप्रेन्योर को डोमेस्टिक डिमांड जितना भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने दिया, पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस, और उसके बाद में हमने लाइसेंस नहीं देना, 10-10 साल तक एक साइकिल के टायर की भी ब्लैक मार्केटिंग थी। और ऑल ऑफ सडन हमने, व्हेन द इंडियन इंडस्ट्री वाज पैटी पिग्मी, ऐसे में हमने ऑल ऑफ सडन वी ओपनड अप द इंपोर्ट्स इन 1991 एंड वी एनकरेज एफडीआई। हुआ ये कि इन 1991 जब हमने रिफॉर्म्स लागू किए, आवर ट्रेड डेफिसिट was just $2.6 billion. Today it is $160 billion. अब वो जितना ट्रेड डेफिसिट है, उस ट्रेड डेफिसिट में हमको क्या करना पड़ता है, लगभग उसका 30% तो हमारा सर्विसेज के एक्सपोर्ट से पूरा हो जाता है।
बचा हुआ 30 to 50% जो प्राइवेट ट्रांसफर से जो भारतीय लोग विदेशों में नौकरियां करते हैं वो भेज देते हैं। फिर हमारा जो थोड़ा बहुत 10-20 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट बचा रह जाता है, उसके लिए हमको मजबूरी में कोई न कोई सेक्टर्स एफडीआई के लिए खोलने पड़ते हैं, उसमें एफडीआई एफआईआई इन्वेस्टमेंट उनको एनकरेज करना पड़ता है। इसका नुकसान ये हो गया कि हमारा आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है विदेशों में कम, हमारी इनबाउंड एफडीआई है उसका 3 गुना, और इसलिए प्रॉफिट रिपेट्रिएशन जो हो रहा है उससे इन्वेस्टमेंट इनकम में डेफिसिट 50 बिलियन डॉलर का और हो गया। 160 बिलियन का डॉलर का ट्रेड डेफिसिट और 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इनकम डेफिसिट। अब उसको पाटने के लिए हमको और ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाना एक मजबूरी हो गई, यानी कि एक किसान ने उधार लेके उसका ब्याज चुकाने के लिए वो नया उधार ले, ये हम एक विशियस साइकिल में फंस गए। इसके कारण आप देखिए 91 से ले में 18 रुपीज इक्वल टू $1 था, आज इट इज 76 रुपीज इक्वल टू $1, और almost 3/4 of the manufacturing sector has gone into the foreign hands। इन रिफॉर्म्स में एक्चुअली नुकसान ये हुआ कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गई, इंडस्ट्रियल क्लोजर्स हुए, फॉरेन टेक ओवर्स हुए, और उसमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स नहीं रहे। हम केवल वी हैव जस्ट गॉट रिड्यूस्ड इन ए कंट्री ऑफ मियर असेंबली लाइंस। व्हर्लपूल का रेफ्रिजरेटर भी यहाँ असेंबल होता है, BMW की कार भी असेंबल होती है। डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन हमारी जो थी, मान लो रेफ्रिजरेटर बनाने में पहले मिनी कंप्रेसर यहाँ बनता था, उसकी मेटल एलॉय से लेके मिनी कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर यहाँ, अब वो हमारी सारी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटीज तो देश के बाहर चली गई, और केवल हम एक कंट्री ऑफ असेंबली लाइंस वाले बनके। इन रिफॉर्म्स के बारे में मेरा अपना एक जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा सामान्य लोगों से अलग है। अब जहाँ तक बात है ब्यूरोक्रेसी की, मुझे लगता है कि इट इज द पॉलिटिकल डायरेक्टिव दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इंडियन ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह का पॉलिटिकल डायरेक्टिव होगा वो वैसा काम करेगा। अभी कोरोना के समय आप देखिए सारी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, एवरीबडी इज टेकिंग केयर। तो मूल रूप से ये है कि पॉलिटिकल डायरेक्टिव पिछले 60 साल में कभी अनएम्बिग्युअस नहीं रही होने, इसके कारण ये समस्या रही है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से जो सारी समस्या इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझाने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों का भी आभार, और मुझे लगता है कि हम इस संकट से जल्दी ही उबर कर और भारत विश्व की अग्र पंक्ति में स्थापित होगा। निश्चित रूप से हम आशा के साथ मैं आपका सादर अभिवादन करता हूं।